हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पार्ट 64 जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 63 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं और वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 64 को। इनका लिंक जो है आपको इन प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फंड्स दैट एन एंटिटी नीड्स टू रन द बिजनेस इज कॉल्ड। देखो, आपको ना कॉमर्स में काफ़ी टेक्निकल टर्म्स मिलती हैं और आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप अपना पेपर जो है अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि एक कंपनी को क्या क्या कितने फंड्स चाहिए होंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, फाइनेंसिंग बोलते हैं, यूटिलाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमें कितने फंड्स चाहिए होंगे। बाकी कैपिटलाइजेशन के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीजीटी कॉमर्स के लिए। और एक और चीज़, पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। क्वेश्चंस तो अलग से चल ही रहे हैं, ताकि आपको देखो क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ आपको डिटेल में भी टॉपिक्स पता होने चाहिए। इसीलिए पीजीटी कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं डेली बेसिस पे डालती हूँ। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 टॉपिक्स के आसपास डिस्कस हो चुके हैं, तो जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ओके, तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखने हैं। कैपिटलाइजेशन के बारे में भी वहाँ डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू फंड्स डिटरमाइन करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कैपिटलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ सिक्योरिटी और एसेट इन वन मार्केट एट लोअर प्राइस एंड सेलिंग द सेम इन अनदर मार्केट एट ए हायर प्राइस इज नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब आप मतलब देखो, आप एक मार्केट जहाँ पे प्राइस कम है वहाँ से तो उस सिक्योरिटी को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है, और सेल वहाँ कर देंगे जहाँ पे इसका प्राइस ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस को आप टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? फर्स्ट है बार्गेनिंग, बी है इनसाइडर ट्रेडिंग, सी है आर्बिट्रेज और डी है नन ऑफ दिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग आर्बिट्रेज बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप उस सिक्योरिटी को ऐसी मार्केट से परचेज करते हैं जहाँ प्राइस कम है एंड सेलिंग द सेम सिक्योरिटी इन द मार्केट वेयर द प्राइस इज़ हाई। ठीक है, तो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मीनिंग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी है, वहाँ के जो लोग हैं लाइक डायरेक्टर्स, मैनेजर, जिनके पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है शेयर्स वगैरह की, जो कि जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होती, और वो उसका यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ में और अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, जबकि सेबी इस पर रोक लगाता है। ठीक है, और बार्गेनिंग का मीनिंग तो आपको पता ही है। जैसे आप मार्केट में अब कई लोग जाते हैं तो वो प्राइस के रिगार्डिंग थोड़ा कम करने के लिए बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dash and dash are two financial instruments that carry a fixed rate of interest and they have to be paid off regardless of whether the firm earn revenue or not। आपको ऑप्शन में से दो ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है जिस पे आपको ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिस पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, चाहे आपके पास रेवेन्यू हो चाहे ना हो। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर तो नहीं होगा, ठीक है, आपको पता है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर्स पे तो लास्ट में अगर प्रॉफिट में रह गया है कुछ पोर्शन तभी उनको दिया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड भी कैंसिल हो गया। थर्ड देखिए, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये वाला हमारा आंसर आएगा। बाकी सब में आप देखेंगे इक्विटी शेयर्स है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कैंसिल हो गया। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है रिगार्डलेस आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लेम्स बाय प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स ऑन अ फर्म्स एसेट्स
and income come dash those of ordinary shareholders and dash those of creditors। तो आपको ये बताना है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स होते हैं लाइक प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह, वो जो उनको कम, अब यहाँ पे आपको बताना है बिफोर आएगा या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के या आफ्टर आएगा, एंड क्रेडिटर्स के कंपैरिजन में भी बताना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। तो इसका जो है आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके, कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन सा ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ अ नैरोअर स्कोप कंपेयर टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का स्कोप नैरो होता है, मतलब कम होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से। फिर सेकंड में बोल दिया कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का नैरो स्कोप होता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखो वैसे तो ये अपोजिट होगी दोनों चीज़ें, ठीक है, तो लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो डिफरेंस क्या रहता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में और कैपिटल स्ट्रक्चर में, मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो होते हैं ना फाइनेंस के, उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग, ये सब। और जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म को भी इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म को भी इंक्लूड किया जाता है। लायबिलिटी साइड में जो शॉर्ट टर्म हमारे सोर्सेज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि इक्विटी और लायबिलिटी दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो स्कोप किसका बड़ा हुआ? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ही बड़ा हुआ। कैपिटल स्ट्रक्चर तो जस्ट एक पार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। तो फर्स्ट वाली जो है ना लाइन कि कैपिटल स्ट्रक्चर का नैरो स्कोप है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो हमारी ये वाली लाइन तो होगी ट्रू और ये वाली ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का स्कोप वाइडर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ टू। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या शो करता है? प्रोपोर्शन शो करता है जो हमने अलग अलग सोर्सेज से फंड्स लिए हैं, लाइक इक्विटी, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस, कहाँ कहाँ से कितना लिया, ये सारा कुछ शो करता है, ठीक है। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का मेन एम क्या है? मैक्सिमाइज ऑनर रिटर्न एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि ऑनर्स के रिटर्न को, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना। हम इस टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है कि ऑनर रिटर्न को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी मैक्सिमाइज करना। थर्ड है मिनिमाइज ऑनर रिटर्न एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर फोर्थ है मिनिमाइज ऑनर रिटर्न एंड मैक्सिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारा मेन एम कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इस टाइप से डिसाइड करते हैं कि ओनर्स रिटर्न तो मैक्सिमाइज हो जाए और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक से है स्टैटिस्टिक्स की। आपको बताना है कि जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो इससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो बेसिक है बिजनेस स्टैट्स का, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये है डिस्क्रिप्टिव, ये है इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव वर्ड में है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब कोई चीज़ जैसी है उसको वैसे डिस्क्राइब करना, और इन्फरेंशियल का मतलब हो जाता है कि वहाँ से कॉन्क्लूज़न निकालना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम सीधा उसको क्या करते हैं? जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, और इन्फरेंशियल में हम लोग क्या करते हैं? उससे कॉन्क्लूज़न निकालते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या है? इट इज़ द एनालिसिस ऑफ डाटा दैट हेल्प्स टू डिस्क्राइब, शो एंड समराइज डाटा अंडर स्टडी, ठीक है। जबकि इन्फरेंशियल में क्या है? ये यहाँ पे हम सैम्पलिंग करते हैं टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू डिस्क्राइब एंड मेक इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूज़न निकालने के लिए हम सैम्पल को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या है? डिस्क्रिप्टिव में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं डाटा को, यहीं तक होता है, ठीक है।
कंक्लूज़न अभी नहीं निकाल रहे, जबकि इन्फरेंशियल में डाटा को कंपेयर करते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, प्रेडिक्शन किया जाता है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इन्फरेंशियल में। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव किस लिए यूज़ किया जाता है, टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इन्फरेंशियल में हमें ये देखना होता है कि किसी भी इवेंट के अकरेंस होने के क्या चांसेस हैं। अब फोर्थ क्या है, इट एक्सप्लेन ऑलरेडी नॉन डाटा एंड लिमिटेड टू अ सैम्पल और पॉपुलेशन हैविंग अ स्मॉल साइज, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी नॉन डाटा होता है, उसी को जस्ट एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि इन्फरेंशियल में कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, मेन चीज़ यही है कि पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना। फिफ्थ क्या है, इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या क्या टाइप्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मीन मीडियन मॉड वगैरह मेजर्स हो गए ना, सेंट्रल टेंडेंसी के, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी वगैरह, जबकि इसमें एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स के। उसके बाद इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव में रिजल्ट्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ग्राफ एंड टेबल, हमने जस्ट दिखाना है डाटा को, जबकि इसमें प्रोबेबिलिटी स्कोर्स वगैरह, ये आपको एग्जांपल दिया कि किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस है, ये टाइप। ठीक है, तो आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट है, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, ये तो बिल्कुल सही है कि हमें किसी इवेंट के अकरेंस के क्या चांसेस हैं। दूसरा, इट अटेम्प्ट्स टू रीच द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन जानने के लिए। फिर रिजल्ट्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी स्कोर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए फोर्थ, रिजल्ट्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, ये तो आपका डिस्क्रिप्टिव में था ना कि चार्ट, ग्राफ और टेबल की हेल्प से आप लोग क्या दिखाते हैं, रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और आप लोगों ने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।